उसे बताएं कि वही उसका पिता है, जिस पिता के प्यार के लिए धानी जिंदगी के 4 साल तक तरसी थी, वो उसका वही पिता है। मगर आरोही थी कि नींद में भी अद्विजय को अपने से दूर नहीं होने दे रही थी। वहीं दूसरी ओर एक अपार्टमेंट में इमोर्टल आई की गैंग लीडर शिया सोफे पर बैठी थी और उसके पैर सामने रखी कांच की टेबल पर थे, जहां पर उसने एक वाइन की बोतल और साथ में 2 गिलास रखे हुए थे। वो वाइन पीते हुए बार बार बोल रही थी, विराज, कहाँ मर गए हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। ये सुनते ही उसके सामने सोफे पर बैठा विराज बोला, और शिया, मैं भी तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम उससे नहीं मिल सकती। वो अद्विजय की निगरानी में है और अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है। वो होश में भी नहीं है। ये सुनते ही शिया बोलियो, प्लीज, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो होश में हो या ना हो, मुझे बस उसे अपने साथ ले जाना है। और क्या तुम अद्विजय से डर रहे हो? हाँ हाँ, क्या वो तुम्हारे सामने कुछ है भी? ये सुनकर विराज ने कहा, हाँ, वो मेरे सामने कुछ है। मैं हमेशा उस पर छुप कर वार किया है। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं सामने से उसे लड़ने जाऊं। और हाँ, तुम्हारी गैंग भी इतनी पावरफुल नहीं है। सिया, तुम भूल रही हो, अद्विजय दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया डॉन में से एक है और वो दंश वो कोई मामूली इंसान नहीं लगता है, जीता जाता जानवर है। वो अगर अपनी फॉर्म में आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता है। ये सुनते ही शिया बोली, मेरे सामने उसकी तारीफों के पुल बांधना बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरा काम नहीं कर सकते तो मेरे आंखों के सामने से भी दूर हो जाओ। ये सुनते ही विराज आगे बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। शिया, मुझे पता है तुम होश में ना होने पर कुछ भी कर सकती हो। क्या पता अभी तुम हॉस्पिटल के लिए निकल जाओ और वहां जाकर एक नई मुसीबत तुम्हारे सर पर जाए। ये सुनते ही शिया हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? विराज, वो तुम हो जिसे छुप कर ही रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास अब मिस सहगल की पहचान है। वो कहीं भी जा सकती है, किसी से भी मिल सकती है और किसी को भी किसी से छीन सकती है। ये कहकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। विराज शिया से बोला, तुमसे बहस करना ही बेकार है। ये कहकर वो वहां से सोने चला गया। अचानक शिया बोली, विराज रुको, मुझे तुमसे पुराने हिसाब क्लियर करने हैं। ये सुनते ही विराज रास्ते में ही रुक गया। शिया बोली, सालों पहले जो मेरा रेप हुआ था, जिन लोगों ने मेरे साथ वो सब किया था, वो लोग अद्विजय के नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मन थे ना? ये सुनते ही विराज के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो मुड़कर शिया को नहीं देखना चाहता था, क्योंकि शिया अगर उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखती तो उसे अंदाजा हो जाता कि उसकी बातों में पूरी तरह सच्चाई थी। पर शिया को तो विराज का चेहरा तक देखने की जरूरत नहीं थी। वो कोई भी बात पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इसीलिए बोलती थी क्योंकि उसको पहले से ही वो बात पता होती थी। शिया हंसते हुए बोली, विराज, तुम्हें क्या लगा तुम पलटकर मेरी तरफ देखोगे तो मैं तुम्हारे उतरे हुए चेहरे को देखकर कुछ अंदाजा लगा लूंगी? बेवकूफ हो विराज तुम। मैं पहले से ही इस बारे में जानती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही विराज पलटा और उसने कहा, मैं ये बात तुम्हें बता देना चाहता था, मगर पहले मैंने ये बात तुम्हें इसीलिए नहीं बताई कि कहीं तुम अद्विजय के पास वापस न चली जाओ। ऐसा तुम्हें क्यों लगा? शिया ने पूछा। तुमने अद्विजय से इसीलिए नफरत की थी ना क्योंकि तुम्हें लगता था कि वो लोग अद्विजय के दुश्मन थे जिन्होंने तुम्हारा रेप किया। विराज की ये बात सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, विराज, अंदाजा लगाना बंद करो। तुम मेरी लाइफ के बारे में जानते ही कितना हो। मैं जो दिखती हूँ मैं वो नहीं हूँ। जो मैं हूँ उसे मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती। बस तुम मुझे ये बताओ कि जब तुमने हॉस्पिटल में मुझे बताया था कि मेरी बेटी मर चुकी है तो आज वो कैसे उस आरोही के पास है? ये सुनते ही विराज अपनी पुरानी यादों में खो गया। फ्लैशबैक। एक नामचिन हॉस्पिटल में जहां बड़े से बड़े डॉक्टर शिया की डिलीवरी करने के लिए आए हुए थे, वो सभी काफी ज्यादा घबराए हुए थे। उन्होंने इससे पहले ऐसा कोई केस नहीं देखा था जहां पर एक प्रेग्नेंट औरत के साथ किसी ने रेप किया हो और ऊपर से वो लड़की द अद्विजय रावत के साथ थी। इसलिए उन डॉक्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था कि वो उस लड़की को सबसे पहले बचाए। उन्होंने उस लड़की को बचाया। डिलीवरी के टाइम शिया ने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की काफी हेल्दी पैदा हुई थी, मगर शिया की हालत काफी खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने नर्स को बेबी को संभालने के लिए दिया और फिर वो शिया की हेल्थ को स्टेबल करने की कोशिश करने लगे थे। उस हॉस्पिटल में विराज और अद्विजय दोनों ही थे, मगर दोनों एक दूसरे से मिले बगैर एक ही इंसान की सलामती की दुआएं कर रहे थे। उसी हॉस्पिटल में आरोही भी एडमिट थी। हॉस्पिटल काफी ज्यादा बड़ा था। आरोही के पास इतने बड़े हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के पैसे नहीं थे। वो तो आरोही का लेबर पेन अचानक शुरू हो गया था और उसे उसके कुछ दोस्त इस हॉस्पिटल में लेकर आ गए थे। आरोही ने भी डिलीवरी के टाइम एक बेबी को जन्म दिया था। उसके पास उस वक्त अपना कोई नहीं था। वहीं जब शिया की हालत कुछ स्टेबल हुई थी तो डॉक्टर सबसे पहले अद्विजय के पास आई थी। जब डॉक्टर के साथ अद्विजय शिया से मिलने गया था तो विराज को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो सबसे पहले अपने शिया को देखना चाहता था, मगर उसके पास ये हक नहीं था। जिस वजह से वो अद्विजय से काफी ज्यादा जलन महसूस कर रहा था,
वो अद्विजय को मार देना चाहता था, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास यही एक मौका है जब वो शिया के दिल में नफरत का बीज बोकर अपने प्यार को पा सकता था। इसलिए वो सबसे पहले उस रूम में गया जहाँ पर बेबी को रखा गया था। वहाँ पर उसे समझ नहीं आया कि शिया का बेबी कौन सा था। तभी उसे उस रूम में देखकर एक नर्स चिल्लाई, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही विराज ने उस नर्स को बताया, मैं मिस शिया के बेबी से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो नर्स चिल्लाई, आप ऐसे बेबी से नहीं मिल सकते, बाहर चलिए। ये सुनते ही विराज को गुस्सा आ गया और उसने उस नर्स की गर्दन को पकड़ते हुए पूछा, बताओ शिया का बच्चा कौन सा है? ये सुनते ही वो नर्स डर गई और बोली, मैं नहीं जानती, आप किस शिया की बात कर रहे हैं? ये सुनकर विराज ने कहा, जिस लेडी के साथ रेप हुआ था और उसे अद्विजय रावत हॉस्पिटल लेकर आया था, वो। ये सुनते ही नर्स ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। जब तक विराज उस बेबी की ओर देखता, उसके हाथों के दबाव की वजह से नर्स बेहोश हो चुकी थी। नर्स को बेहोश होता देख विराज ने उस नर्स को ठिकाने लगाया। फिर जहां नर्स ने इशारा किया था वहां रखे बेबी को देखा। वहां पर 2 बेबी सोए हुए थे। विराज को शिया की बेटी मिल चुकी थी। वो काफी ज्यादा हेल्दी और प्यारी थी। वो आराम से किसी नन्ही परी की तरह सो रही थी। उसके छोटे छोटे होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी। उस बेबी को हाथ लगाने से पहले विराज के हाथ कांप गए। वो तो शिया के बेबी को मारना चाहता था, मगर इतनी प्यारे बेबी को देखकर जैसे उसके हाथ बीच में ही रुक गए। अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और शिया के बेबी को ना उठाकर उसने दूसरे बेबी को उठा लिया। वो दूसरा बेबी एक बॉय था जो कि बहुत ज्यादा वीक था। उसका शरीर तक भी नील पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस बेबी की हार्ट बीट तक रुक गई थी। नर्स इसी बेबी को देखने आई थी। डॉक्टर ने उसे कहा था कि उस बेबी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन विराज के यहाँ आने से नर्स अपना काम नहीं कर पाई। वहीं विराज उस बेबी को लेकर वहां से निकल गया। रात के वक्त जब कोई भी शिया के रूम में नहीं जा सकता था, तभी विराज चुपके से उसके रूम में एंटर हुआ और उसने शिया को होश में देखकर उसे कहा कि वो उसके साथ चले और जो भी उसके साथ हुआ था उसकी वजह अद्विजय था, पर शिया उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। विराज ने उसे कहा, शिया तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हारे बेबी की जान ले लूंगा। ये सुनकर शिया घबराकर बोली, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा? विराज ने एक पालने की तरफ इशारा करके कहा, वहां पर है तुम्हारा बच्चा। ये सुनते ही शिया बोली, मुझे अपने बेबी को देखना है विराज, मुझे मेरा बच्चा देखने दो। ये सुनकर विराज ने कहा, तुम अपने बेबी को तभी देख सकती हो जब तुम मेरी बातों को मानोगी और यहाँ से कहीं दूर मेरे साथ चलोगी। तुम्हें उस अद्विजय से अलग होना होगा। शिया मजबूर होकर बोली, विराज ये तुम सही नहीं कर रहे हो, मगर मैं अपने बेबी के लिए ये कर सकती हूँ। बताओ कहाँ जाना चाहते हो तुम? ये सुनते ही विराज काफी खुश हो गया था और उसने सोचा कि अब उसे किसी भी बेबी को मारने की जरूरत नहीं है। वो उस बेबी को मोहरा बनाकर शिया के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। वो उस बेबी को लेकर और शिया को लेकर चुपके से अपने गैंग के साथ उस हॉस्पिटल से निकल गया। विराज जानता था कि अद्विजय इतनी आसानी से शिया को गायब नहीं होने देगा, इसलिए उसने शिया को वहां से ले जाते ही एक लड़की को बुलाया। उसे शिया के जैसा मास्क पहनाकर पागल होने का नाटक करने के लिए कहा, जिसके लिए वो मजबूर लड़की तैयार हो गई थी। जब विराज शिया के साथ इटली पहुंचा तो उसने शिया को वो बच्चा सौंप दिया। विराज ज्यादा से ज्यादा समय शिया और उस बेबी के साथ बिठाने लगा। एक दिन वो अपने काम से काफी ज्यादा लेट और शिया को बिना बताए घर पहुंचा तो वो शिया के रूम का नजारा देखकर बुरी तरह हैरान हो गया था। उसके सामने शिया उस नन्हे से बेबी को बालकनी में लटकाकर खड़ी थी। वो उस बेबी को इस तरह देख रही थी कि वो उसे एक पल में नीचे फेंक देगी। विराज चिल्लाया, शिया ये क्या है, जल्दी से बेबी को अंदर लाओ। ये सुनते ही शिया बोली, विराज किसका बच्चा है ये मेरा बच्चा नहीं है ना? विराज कहाँ है मेरा बच्चा? ये सुनते ही विराज पसीने से तरबतर हो गया। उसने जवाब दिया, शिया मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा, मगर उस बेबी को जिंदा छोड़ दो। ये सुनते ही शिया उस बेबी के हाथ पैर को मसलते हुए बोली, विराज तुम्हारी वजह से मैंने न जाने किस कीड़े को इतने दिनों तक पाला है, मैं इसे अभी मारने जा रही हूँ। ये सुनकर विराज ने कहा, नहीं तुम उसे नहीं मार सकती। मेरी गलती की सजा तुम इस छोटे से बेबी को नहीं दे सकती। प्लीज उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है। विराज के काफी रिक्वेस्ट करने पर भी शिया नहीं मानी और उसने उस बेबी को अपने हाथों से छोड़ दिया। फ्लैशबैक एंड। शिया का वो भयानक रूप याद कर आज भी विराज को यकीन नहीं होता था कि उसने कितनी भयानक लड़की से प्यार किया था। वो जानता था कि अगर शिया अपने असली बेबी से भी मिली तो वो उसे भी एक बद से बदतर जिंदगी देगी। इसलिए जब विराज शिया के साथ इंडिया आया तो उसने फेक डॉक्यूमेंट बनवाए, जिन्हें देखकर शिया को पता चला कि उसका बेबी मर चुका था और वही फेक डॉक्यूमेंट दंश के हाथ लगे थे। अगली सुबह अद्विजय और आरोही की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आई आरोही को बिस्तर पर अकेला छोड़ने के बाद अद्विजय डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने आरोही को देखकर बताया कि वो पूरी तरह से ठीक थी। तो अद्विजय ने अपने कदम धानी के वार्ड की ओर बढ़ा दिए
उसने जब वार्ड का दरवाजा खोला तो उसकी शांत नजरें धानी को तलाशने लगी। धानी के पास जाकर उसने अपने कांपते हुए हाथ को धानी के माथे पर रखा और झुककर उसको चूम लिया। उसने अपनी जिंदगी में कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि सिया सहगल भी उसे कभी धोखा देगी। वो अद्विजय के साथ इतने सालों से थी। अद्विजय ने उसे अपने पास सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट था कि वो रात उसने सिया सहगल के साथ बिताई थी। मगर अब ये पता चलने के बाद कि धानी उसकी बेटी है तो अद्विजय को ये बात माननी पड़ी कि उस रात सिया नहीं बल्कि आरोही उसके साथ थी। सिया सहगल ने उसे झूठ कहा था, लेकिन अब मरे हुए इंसान को तो वो सजा नहीं दे सकता था। ना चाहते हुए भी सिया ने एक बाप बेटी को इतने सालों तक अलग कर दिया था। इसी बीच धानी के पास बैठकर अद्विजय उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। डॉक्टर अद्विजय के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर रावत, आप अब सो जाइए, आप रात से ही जागे हुए हैं। ये सुनकर अद्विजय ने कहा, नहीं, मुझे अपनी बेटी के पास रहना है। ये सुनते ही डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, आपके मॉम डैड भी पूरी रात नहीं सोए हैं, उन्होंने पूरी रात इस बच्ची के साथ बिताई है। इस पर अद्विजय ने अपना सर उस डॉक्टर की ओर किया। डॉक्टर ने अद्विजय को देखते हुए कहा, अभी अभी आपके यहाँ आते ही वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए कैंटीन गए हैं सी। इस पर अद्विजय कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर में अनिका और राजवीर उसके सामने खड़े थे। अनिका जी ने प्यार से कहा, अद्विजय, तुम पूरी रात नहीं सोए हो, कम से कम ब्रेकफास्ट ही कर लो। अद्विजय धानी के पास से खड़ा हुआ और बोला, मुझे भूख नहीं है। अद्विजय ने नरम आवाज में कहा। अनिका ये सुनते ही खुश हो गई कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें आज जवाब दिया। जब अद्विजय वहाँ से जाने लगा तो राजवीर बोले, अद्विजय, आरोही कैसी है? ये सुनकर अद्विजय ने कहा, वो ठीक है सी। अनिका जी बोली, उसकी तबीयत खराब है तो तुम उसे घर लेकर चले जाओ, हम अभी भी यहाँ पर हैं। ये सुनकर अद्विजय ने कहा, आपको अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर है। ये सुनते ही अनिका के कंधे पर राजवीर ने हाथ रखे और बोले, चलो अनिका, अब हमारे यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अनिका जी को लेकर वो वहाँ से चले गए। वहीं कुछ देर बाद आरोही को होश आया। उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल गाउन में पाया। आरोही के पास एक नर्स थी। आरोही ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? ये सुनते ही वो नर्स बोली, आपको आपके हस्बैंड यहाँ लेकर आए थे, वैसे अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सुनकर आरोही ने कहा, मैं ठीक हूँ। कहकर फिर उसने अपने कपड़ों को देखा और बोली, क्या मेरे लिए यहाँ पर कोई कपड़े हैं? ये सुनते ही नर्स बोली, हाँ, आपके हस्बैंड ने आपके लिए पहले से ही कुछ कपड़े अरेंज किए हुए हैं, ये लीजिए। ये कहकर उस नर्स ने एक सिंपल सूट आरोही की तरफ बढ़ा दिया। आरोही वो सूट को लेकर बाथरूम में गई, वो चेंज करके आ गई। उसने अपनी गर्दन पर चूमने के निशानों को जब नोटिस किया तो वो घबरा गई। उसने दुपट्टे से अपनी गर्दन को ढका और वो बाहर आकर बोली, मेरे हस्बैंड कहाँ है? वो नर्स मुस्कुराते हुए बोली, वो आपकी बेटी के वार्ड में है। ये सुनते ही आरोही जल्दी से वहाँ से निकली और वो धानी के वार्ड में पहुंची। उसने अद्विजय को धानी के पास बैठे देखा और वो झिझकते हुए बोली, क्या धानी को होश आया? इस पर अद्विजय कुछ नहीं बोला। आरोही धानी के पास गई। उसने धानी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अद्विजय ने उसके हाथ को पकड़ लिया। आरोही ने अद्विजय की ओर देखा। अद्विजय उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। वो आरोही को देखते हुए बोला, मुझे तुमसे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये सुनकर आरोही ने कहा, क्या जानना है आपको? अद्विजय ने कहा, क्यों गई थी तुम राहुल के पास? आपको इससे मतलब? आरोही ने कहा। अद्विजय ने ठंडी आवाज में कहा, मतलब क्यों नहीं है, पत्नी हो तुम मेरी। ये सुनकर आरोही ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ तो क्या हुआ? जो काम आप कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी किसी से मिल सकती हूँ। वो बात अलग है कि मैं आपकी तरह किसी पराये इंसान को गले नहीं लगा सकती, उसे चूम नहीं सकती। आपकी तरह नहीं हूँ मैं। इस पर अद्विजय ने उसके हाथ को कसकर पकड़ और बोला, कब किया है मैंने ऐसा? ये सुनते ही आरोही हंसते हुए बोली, तो मिस्टर रावत भूल गए हैं कि उन्होंने धानी की बर्थडे के दिन कैसे अपने ही घर में एक लड़की को बुलाकर उसे अपने बिस्तर पर ले गए थे। ये सुनकर अद्विजय ने अचानक तेज आवाज में कहा, बकवास मत करो आरोही, मैंने उसे लड़की के साथ कुछ नहीं किया। ये सुनकर आरोही ने कहा, मैंने अपनी आंखों से आपको उस लड़की के साथ देखा था। खैर, मुझे अब आपसे कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए। वैसे भी आप वही हो जिसने सालों पहले मेरी जिंदगी में दस्तक देकर मेरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया था। फिर वो कुछ देर खामोश रही। अचानक में बोली, मगर मिस्टर रावत, आपको एक चीज के लिए तो मुझे धन्यवाद देना ही पड़ेगा। आपकी वजह से धानी मेरी जिंदगी में आई और मेरा प्यार मुझसे छीन गया। इस पर अद्विजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने आरोही के चेहरे को अपने हाथ में थामा और बोला, क्या कहा? फिर से कहो तुम्हारा प्यार। ये सुनकर आरोही ने कहा, हाँ, मेरा प्यार। अद्विजय बोला, तो उसी प्यार के पास गई थी ना तुम रात को? याद है ना वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था? ये सुनते ही आरोही खामोश हो गई। क्या बोलते हो दोस्तों? ठीक चल रही कहानी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो। आरोही ने असमंजस के साथ पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इस पर अद्विजय बोला, चलो डॉक्टर के पास। ये सुनते ही आरोही ने कहा, मैं ठीक हूँ।